जल जीवन मिशन इंग्लिश में भी जल जीवन मिशन ही है ना, वाटर लाइफ मिशन ही है। ब्रैकेट में लिखिएगा जल जीवन मिशन के ग्रामीण, ग्रामीण, इसके आगे डैश करके लिखिएगा प्रत्येक घर को, प्रत्येक घर को नल के माध्यम से पानी मिले, प्रत्येक घर को नल के माध्यम से पानी मिले। ये जल जीवन मिशन ग्रामीण का उद्देश्य है। एवरी हाउस होल्ड, एवरी हाउस होल्ड गेट्स द पाइप्ड वाटर, एवरी हाउस होल्ड गेट्स द पाइप्ड वाटर। तीसरा लिखिए अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना। अटल भूजल स्कीम या योजना, इसका भी नाम इंग्लिश में यही है। नेक्स्ट लिखिए जल जीवन मिशन शहरी, जल जीवन मिशन शहरी। जल जीवन मिशन अर्बन, आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बजट 21-22 में घोषणा, अनाउंस्ड इन द बजट ऑफ 2021-22। मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान। नेक्स्ट मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान, इसके बारे में तो काफ़ी कुछ सुना होगा आपने। मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान MJSA अलग अलग चरणों में हुआ। हाँ जी, जल 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 लिख लो, जन लिख लो, दोनों के नाम से चला है वैसे तो ये। तो जन है जन, जन स्वावलंबन अभियान है। लिख लो जी आप, जल लिख लो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। हर जन को जल के टर्म्स में स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था वैसे, जो इसका नाम बाद में हो गया, ये फेज 3 में जब पॉपुलर हुआ बहुत ज़्यादा, तब इसकी कुछ प्रायोरिटीज चेंज कर दी गई। नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ एक था, और वो उद्देश्य था वाटर टेबल को राइज करना। जो हमारा भूजल है, ग्राउंड वाटर है, उसके स्तर को ऊपर लाना, ये एकमात्र उद्देश्य रखा गया था जब इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। पर इसका पहला और दूसरा चरण इतना ज़्यादा सफल हो गया और इतना ज़्यादा पैसा आ गया इसके बजटरी हेड में कि इसकी प्रायोरिटीज़ बहुत सारी चेंज कर दी गई थी। फेज़ 3 का जब आपने अगर प्रोग्राम भी देखा हो, तो फेज़ 3 का जब अनाउंसमेंट हुआ था और उसकी शुरुआत हुई थी, वो बहुत बड़े स्तर पर हुई थी, जबकि फेज़ 1 बहुत छोटे पर हुआ था। इसके लिए मेन ये हुआ था कि इसके लिए चेक डैम्स बने थे। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र नहीं, नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल प्लेन एरिया में भी जाएंगे, तो आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ निकलूँ, आमेर की तरफ निकलूँ, या चाकसू दूदू की तरफ निकलूँ, बगरू की तरफ निकलूँ, या बस्सी की तरफ निकलूँ, तो इन्होंने क्या किया, जो भी नदी नाले जिधर बारिश का पानी आ रहा था, वहाँ छोटे छोटे अर्थन चेक डैम्स बना दिए थे। छोटे छोटे अर्थन जो है वो चेक डैम, मिट्टी के छोटे छोटे डोलियाँ बना दी, बस वो पानी रुकता, फिर आगे बढ़ता, रुकता, फिर आगे बढ़ता, मीन्स पहले पानी पीछे बढ़ता, फिर ऊपर से आगे निकलता था उसको पार करके। तो वो पानी वहीं का वहीं रमता गया, वहीं का वहीं पानी सीप डाउन होता गया, उस वजह से वाटर टेबल राइज हुए। और डेटा ऐसा बताता है कि जिन जिन एरिया में MJSA का काम हुआ था, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का काम हुआ था, उन एरियाज में अप्रत्याशित आप देखेंगे कि तकरीबन 5 से 10% वाटर टेबल राइज हुआ है। और 5 से 10% वाटर टेबल राइज होने का मतलब है कि कम से कम 1 दशक का समय लगा हो, जबकि वहाँ 1 दशक का समय नहीं लगा, मात्र 2 से 3 साल में वो काम हो गया। यानी आने वाले टाइम में भी अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए और सबसे अच्छा उदाहरण है कि पहाड़ियों से जब भी पानी नीचे उतरता है, चारों तरफ से उन्होंने पहाड़ियों पे जो है वो खड्डे कर दिए थे छोटे छोटे। पहले पहले पानी जैसे नीचे होता उस खड्डे में भर जाता, फिर आगे जाता, फिर अगले खड्डे में भर जाता, फिर आगे जाता। आप फील्ड में जब जाएंगे, बस अब बहुत जल्द समय आ गया है कि अगले साल 2 साल में जब आप फील्ड में जाएंगे, तो आप ये काफ़ी सारे काम वहाँ भी देखेंगे। अभी आप देख ही रहे होंगे, आप जिस पर्टिकुलर लोकल एरिया के होंगे वहाँ देख रहे होंगे। तो इन सभी कार्यों का जो है, एक आखिरी लिख लीजिए, कंपोजिट वाटर इंडेक्स हो रहा है नीति आयोग का। ये तो
बहुत काफ़ी आपने पढ़ा होगा नीति आयोग के बारे में, या पढ़ेंगे आगे आप? इसका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी जारी होता है एक। ये भी प्रेरित करता है जल संरक्षण के लिए, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बाय नीति आयोग। बस जो लिखा है उसे बॉक्स में कर दीजिए बंद, आगे बढ़िए। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बाय नीति आयोग। जो योजना आयोग का सक्सेसर है, जो उससे बिल्कुल डिफरेंट बॉटम अप प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर पर काम करता है। वो टॉप डाउन काम करता था, बॉटम अप काम करता है। आगे हेडिंग डालिए, जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। हाँ होता है, देखिए कठोरता जो है वो फ्लोराइड के कारण कभी नहीं होती है। फ्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है जरूर जो जल में होता है। जल की जो हम बेसिक कठोरता की बात कर रहे हैं, वो बेसिक कठोरता ये होती है कि वो पानी जो है वो साबुन के साथ झाग ना दे, पहली बात। और वो जो सॉरी वो पानी जो है साबुन के साथ झाग ना दे, पहली बात। और उसमें जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे। तो एक पार्ट तो ये पूरा करता है फ्लोराइड। आप देखते हैं कि इससे जो है हमारे कैल्शियम, बोन्स वाला सारा पार्ट, चाहे हमारे दांत हो, चाहे हमारी रीढ़ की हड्डी हो, चाहे हमारा और कोई भी बोन हो, उस बोन को डैमेज कर देता है। आप देखेंगे दांत पूरे पीले पड़ जाते हैं, और पूरा का पूरा जो है वो, अगर आप कंटिन्यू फ्लोराइड पानी के कांटेक्ट में है तो आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे अगर आप जयपुर में देखें तो ये सांगानेर सीतापुरा का पूरा एरिया, या कुबड़ पट्टी हंच बेल्ट के बारे में आपने पढ़ा है। तो फ्लोराइड जो है वो है तो सही एक सॉल्ट जो हार्ड वाटर बनाता है, पर फ्लोराइड के बारे में हम कभी इसलिए नहीं लिखते हैं। उस साइड बाइकार्बोनेट लिखा हमने, जो है वो सल्फेट्स लिखा, क्लोराइड्स पर हम कभी भी फ्लोरेट्स के बारे में, फ्लोराइड के बारे में इसलिए नहीं लिखते हैं। ये बहुत गिनी चुनी जगह मिलता है, बहुत फिक्स इसकी जगह बाकी फ्लोराइड नहीं मिलता है। और फ्लोराइड का जैसे ही पता चलता है, फ्लोरोसिस को रोकने के लिए, ऑर्थोपोरोसिस को रोकने के लिए हम अलग से पूरा एक प्रोग्राम चला देते हैं, क्योंकि इसका नुकसान उन सब की तुलना में बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा भी समय आप इसके कांटेक्ट में रहे तो फिर आपकी हड्डियों का जो है हाल बहुत बेकार होने वाला है। हड्डियाँ इस प्रकार कमज़ोर होती हैं कि वापस उन्हें नॉर्मल करने में भी कई सालों लग जाते हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चा जिसकी उम्र जन्म से, अगर वो तकरीबन 10 से 15 साल की आयु तक बस अगर फ्लोरीन वाटर, फ्लोराइड वाटर के कॉन्टैक्ट में रह गया, तो ताउम्र वो कैल्शियम की गोलियाँ खाता रहेगा, तो भी उसकी हड्डियाँ नॉर्मल नहीं हो पाएँगी। तो इसलिए बिल्कुल सरकार बहुत जागरूक कर रही है 2 चीज़ों के लिए। एक तो सिलिकोसिस और एक फ्लोरोसिस। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो आम व्यक्ति को कभी नहीं होती, आम जगह कभी नहीं होती। फ्लोरोसिस सिर्फ उस जगह होता है जहां फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है। फ्लोरीन हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना पानी के माध्यम से आकर हमें पहुंचा देता है। तो सरकार बिल्कुल इसके लिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम सरकार चलाती है। जब जब भी कैंप शिविर होते हैं, मुफ्त इलाज किया जाता है। सिलिकोसिस के लिए तो अलग से एक योजना तक बना दी गई है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर पे भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या उतनी ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो पाई। जब भी व्यक्ति जो खदानों में काम करने वाले, जो माइंस और माइंस में काम करने वाले और उसके आसपास रहने वाले लोगों में ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है सिलिकोसिस की बीमारी। ये जो सिलिकॉन हमारे फेफड़ों में चला जाता है, जो उसके आसपास के एरिया में, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे जो है वो निःशुल्क जो है वो इलाज किया जाता है। इवन सारे एसडीएम्स और तहसीलदार्स को आपको कालांतर में ड्यूटी मिलेगी कि आपको जो है वो बताना होगा जिला कलेक्टर साहब को कि भाई हमारे यहाँ सिलिकोसिस के इतने मरीज हैं। आपको वो डेट और टाइम सीएमएचओ से कोऑर्डिनेट करके तय करना पड़ेगा कि आप उस व्यक्ति को कन्वे करें कि फलां दिन आप जो है जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में चले जाइएगा, आपका मुफ्त इलाज होगा। तो एसडीएम्स के जो बहुत सारे काम, उनमें से ये भी एक काम है। आपका जो लॉगिन आईडी है एसएसओ आईडी पर, पोर्टल पर जो चल रहा है, उस पोर्टल पर ये भी पेंडिंग और जो है वो डेटा शो करता रहता है कि सिलिकोसिस के कितने
पेशेंट आपके यहाँ डायग्नोज हुए हैं और कितनों का इलाज आपके ड्यूरेशन में हुआ है, वो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। लिख लीजिए जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की कठोरता का मुख्य कारण, जल की कठोरता का मुख्य कारण, उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कोमा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कोमा क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों की, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों की उपलब्धता है, सल्फेट लवणों की उपलब्धता है। द मेन कॉज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, द मेन कॉज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर is the presence of bicarbonates, comma chlorides and sulfates of calcium and magnesium। कठोरता दो प्रकार की होती है, कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी एवं स्थायी। Hardness is of two types, temporary and permanent। टेम्पररी एंड परमानेंट। जब भी कभी कैल्शियम और मैग्नीशियम के यदि बाइकार्बोनेट हैं तो वो अस्थायी, और यदि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड हैं तो वो, जल्दी आ गया आज तो फोन इसे। अच्छा ऐसा नहीं करना होता, इसे कार्बोनेट कठोरता कहते हैं, इसे अकार्बोनेट कठोरता कहते हैं। इसे उबाल कर, बॉईल करके दूर कर सकते हैं, इसमें चूना लाइम जोड़कर दूर कर सकते हैं। इसमें ऐसा संभव नहीं है कि आप चूना ऐड करें और काम हो जाए, इसके लिए विशेष विधियां काम में आती हैं। जब भी कभी आपको चेक करना हो कि कौन सी हार्डनेस है तो उसके लिए वैसे तो मेथड है, ईडीटीए मेथड है, इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड होता है। ईडीटीए मेथड ये बताता है कि पानी में जो है वो कठोरता है या नहीं। वो लेबोरेटरी के लिए, अपने लिए नहीं, अपने को चेक ही क्यों करना है, अपने तो सब सही है। मैंने पहले ही कह दिया आपको कि हमारे पास पानी उतना ही है कि अगर हम हार्डनेस चेक करने उतरेंगे तो फिर कुछ बचेगा ना, इतना ही है। अगर हार्डनेस और चेक कर ली तो फिर है ही क्या। जो हालत कोयले की हो रही है उससे भी दयनीय स्थिति है पानी की। क्योंकि अगर आप जाते हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं अपने में से जो एक पानी की बोतल का 150 रुपया 200 रुपया, हो सकता है किसी दिन 500 रुपया भी दिया होगा, अपना पूरा महीना चल जाता है 500 में। तो आराम से खर्चा अगर आने जाने का हटा दें तो खाने पीने का मैनेज कर लेते हैं। 500 1000 रुपये मान लीजिए, 500 थोड़ा अगर जमाने के हिसाब से कम हो गया है तो किसी का तो एक दिन का ही जो है वो, अगर आप में से कोई आरटी ग्रुप का है, कोई रेगुलर है, तो उसको बहुत भारी पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो आरटी ग्रुप, दुनिया का बहुत बड़ा ग्रुप है एक आरटी ग्रुप, कभी ऐसे कोई ग्रुप में नहीं जुड़ना है, बहुत बेकार ग्रुप है। क्या होता है आरटी ग्रुप? ये वाला ग्रुप जो इनको पता है, रजनीगंधा तुलसी ग्रुप, ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा कभी
नहीं बनना है भैया, बहुत नुकसान करता है वो। तो अस्थाई जो कठोरता होती है, जब भी कभी आप देखेंगे अगर वाटर में बाइकार्बोनेट्स हैं तो उसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। यदि सल्फेट और क्लोराइड है तो उसे स्थाई कठोरता कहते हैं। इसको हम उबाल कर या लाइम ऐड करके, चूना ऐड करके दूर कर सकते हैं, पर उसमें वैसा संभव नहीं है। उसके लिए हम अलग से परम्यूटेट विधि, क्लार्क्स विधि अपनाते हैं, जिनके बारे में लिखेंगे। इसको कार्बोनेट कठोरता कहते हैं, उसे अकार्बोनेट कठोरता। इट्स कार्बोनेट हार्डनेस एंड दैट वन इज नॉन कार्बोनेट। कभी भी कठोरता का पता हमें जल में लगाना हो तो उसके लिए ईडीटीए विधि का उपयोग किया जाता है। इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड विधि का उपयोग करते हैं। लिख लीजिए दोनों के बारे में। पहले अस्थाई में लिख लीजिए, टेम्पररी में। जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित होते हैं, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण उपलब्ध होते हैं, तो उसे अस्थाई, उसे अस्थाई कठोरता कहते हैं। when the bicarbonates of when the bicarbonates of calcium and magnesium are present in the water, calcium and magnesium are present in water, then it is known as temporary hardness, then it is known as temporary hardness। ऑपोजिट में सामने की तरफ स्थाई में लिख लीजिए, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं, क्लोराइड या सल्फेट लवण उपस्थित होते हैं, तो इसे स्थायी कठोरता कहते हैं, तो इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। When chlorides and sulfates of calcium and magnesium, when chlorides and sulfates of calcium and magnesium are present in the water, then it is known as permanent hardness। इस साइड लिख लीजिएगा, इसे उबालकर, इसे उबालकर या इसे उबालकर या इसमें चूना जोड़कर, या इसमें चूना जोड़कर, चूना क्या होता है, CaO, चूना जोड़कर इसे दूर किया जा सकता है। उबालकर या चूना जोड़कर इसे दूर किया जा सकता है, मीन्स अस्थायी कठोरता को इसे दूर किया जा सकता है। उस साइड लिख लीजिएगा, इसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। और इस साइड लिख लीजिएगा, दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग लाइम। टेम्पररी में लिख लीजिएगा, दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग लाइम। और उस साइड, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। आखिरी लिख लीजिएगा, इसे कार्बोनेट कठोरता कहते हैं, अस्थाई में इसे कार्बोनेट कठोरता कहते हैं। तो अब ये क्लास लाइन दोनों में कॉमन, यहाँ तक तो डिफरेंस था, एक कॉमन लाइन ऐसे ही करके एक साथ लिख लीजिएगा। जल की कठोरता का पता लगाने के लिए
एक लाइन कॉमन लिखेंगे दोनों में नीचे, है ना। जल की कठोरता का पता लगाने के लिए, जो दोनों के लिए लागू है ना, जल की कठोरता का पता लगाने के लिए ईडीटीए विधि का उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता का पता लगाने के लिए, हाँ, ईडीटीए, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। आप तो बस ईडीटीए रख लो, इतना पर्याप्त है। पूरा नाम किसी को आता हो तो अच्छी बात है। इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिडिक एसिड होता है ना, ईडीटीए विधि का उपयोग किया जाता है। ईडीटीए मेथड इज यूज्ड, ईडीटीए मेथड इज यूज्ड to detect the hardness of water, detect the hardness of water। अब एक बार सुन लीजिए दो तीन विधियां। इसमें तो हमने देख लिया कि इस प्रकार के पानी को जिसमें भी टेम्पररी हार्डनेस है, अस्थायी, उसे आप उबाल दीजिए तो दूर हो जाएगी वो कठोरता, या फिर आप उसमें चूना जोड़ दीजिए तो भी दूर हो जाएगी। हमारे लिए मेन परेशानी ये है कि स्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर करें। तो सबसे पहला तो है कि Na2CO3 आप जोड़ो, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका दूसरा? वॉशिंग सोडा में तो आगे 10.10 H2O और जोड़ते हैं। और कोई नाम किसी को याद आ रहा हो? बेकिंग सोडा कहाँ से हो गया भाई? कहीं सुना था ऐसा? लिखवाया था? मतलब कहीं भी कुछ भी आ जाए अपने, ये तो लिखवाया नहीं, बस इसलिए याद नहीं है। ये होता है। दोनों कार्बोनेट हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एश कहते हैं और सोडियम कार्बोनेट को सोडा एश कहते हैं। चलिए कोई नहीं, नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं। हमें देखते हैं कि जब भी कभी लिख लिया है तो साइड में लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को जो है वो सोडा एश कहते हैं और पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एश कहते हैं। जब भी कभी आप पानी में, चाहे वो कैसी भी कठोरता हो, चाहे वो टेम्पररी हार्डनेस हो चाहे वो परमानेंट हार्डनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अगर उसे पानी में जोड़ेंगे, पानी में मिलाएंगे, पानी में मिक्स करने के बाद फिर आप उस पानी को गर्म करिए, उबालिए, उस पानी को बॉईल करिए, आप देखेंगे कि दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। दूसरा मेथड कि आप यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ हम क्या मिला रहे थे? कैल्शियम ऑक्साइड मिला रहे थे। जब भी कभी यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाने के बाद जो आपकी अशुद्धि है, जो आपकी कठोरता, कठोरता का मतलब कुछ ना कुछ अशुद्धि है उसमें, उसमें या तो सल्फेट है या क्लोराइड है, तो वो जो अशुद्धि है वो अवक्षेपित हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, नीचे आकर जम जाती है। आप उस अशुद्धि के अवक्षेपित होने के बाद में उस पानी को फिल्टर कर लीजिए, और उस पानी को फिल्टर करने कर आपको मिलेगा शुद्ध मृदु जल। ये बेसिक विधि है जो कई जमाने से हम यूज़ लेते आ रहे हैं, पर हमेशा हमें अपने वालों पर कम और दूसरे वालों पर ज़्यादा भरोसा रहा है। जैसा हमने देखा ही था कणाद और पाखुद कात्यायन के टाइम, कि हमें अपने वालों ने जो कहा वही नहीं रहा, और बाद में डाल्टन ने कह दिया तो वो हम मानते हैं आज दिन तक। ये विधि हमारे पुरखे किसी ज़माने तक बहुत यूज़ करके गए हैं, कि वो क्या करते थे कि पानी में जो है पूरा का पूरा जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया करते थे। इस स्लेक्ड लाइम को, बुझे हुए चूने को जो है पानी के साथ मिक्स करते थे पहले, और उस बाल्टी को पूरा का पूरा पानी के होद में डाल देते थे। उस पानी के होद से फिर हम पानी उठा उठा कर पिया करते थे। तो ये हमारे किसी जमाने से चला रहा है, पर इस विधि को कहते हैं क्लार्क्स विधि।
क्लार्क्स मेथड है, क्योंकि क्लार्क ने बनाया था भाई, उसने डॉक्यूमेंटेशन दिया था पूरा। जयपुर के सबसे पुराने 5 स्टार होटल्स में से एक है होटल क्लार्क आमेर। अलग अलग जगह है होटल क्लार्क्स, अवध में भी है, जो यूपी में उसका क्लार्क्स अवध नाम है, जो जयपुर में वो क्लार्क्स आमेर है। अच्छा होटल है, वहाँ पर जो है वो डोला मारू करके एक ताबलू डोला मारू रेस्टोरेंट्स हैं जो काफ़ी फेमस है वहाँ के। उनमें से किसी एक रेस्टोरेंट में तो चांदी के बर्तन रखे हुए हैं, और वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं, याद रखें। हाँ, वो तो किसी ने एक बार पूछा कि मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पहले हमारे दादा परदादा 10 रुपए लेकर जाते थे और बोरा भर कर सामान लाते थे। आज 10,000 रुपये भी लेकर जाएं तो भी बोरा भरकर सामान नहीं आता। तो मैंने कहा उसका कारण सिर्फ ये नहीं है महंगाई बढ़ गई, उसका कारण ये है कि हर जगह सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। नहीं तो हम बोरा क्या गाड़ी भर के लाते जी, पूरा का पूरा भर लाते हैं, वहां से कुछ नहीं छोड़ते बिग बाजार में। तो लोग करते ही हैं ऐसा, कई बार पकड़े जाते हैं कुछ, आप देखते हैं ना वो, जैसे ही वो वहां से निकलते हैं और बाहर निकलते ही और वहां पर पूरा बेल सायरन बजने लगता है। तो क्लार्क्स मेथड इसे कहते हैं कि जब भी कभी पानी की जो है वो आप परमानेंट हार्डनेस को, उसकी जो है वो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसे पहले पानी में मिलाते हो। पानी में जैसे ही मिलाओगे तो जो क्लोराइड और सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। आप उस पानी को छान लीजिए, आपको जो है वो सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। तीसरा जो मेथड है उसे हम डेली यूज़ करते हैं, मतलब हम सब ने यूज़ किया हुआ है वो पानी। तो अगर आप में से कोई जैन कम्युनिटी का है तो उनके तो पर्यूषण में रोज का काम है, वो होता ही होता है। पहले हम पानी को उबालते हैं, पानी को उबालने के बाद उसकी वाष्प को इकट्ठा करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि आप में से कोई जैन होती है, बुरा मत मानना, पर विधि कुछ इसी तरह की होती है। इसको वापस कंडेंसेशन से करके हम जो जल प्राप्त करते हैं, ये जल मृदु जल होता है। आप जनरली ऐसा उबला हुआ पानी पीते हैं जैन कम्युनिटी में पर्यूषण पर्व के दौरान सामान्यतः ही, मतलब डेली उबला हुआ खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, सनसेट से पहले खा लेंगे। तो अपने आप में बहुत, तो इसलिए आप में से जो जो भी हिंदू हैं, आप मान लीजिए हम बहुत लिबरल हैं, अपने कभी भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना चांद का डर ना सूरज का डर, कोई नहीं। लेट नाइट पढ़ रहे हो, रात को 12-1 बजे भूख लगती है, जनरली पढ़ने वालों को भूख कब लगती है? रात को 12 बजे। टाइम सही नहीं हो, 12 बजे को टाल के खाना है, 12 बजे नहीं खाना है एग्जैक्टली। तो जब भी कभी आप पानी को उबालते हैं, उससे उबले जो वेपर्स बनेंगे उस वाष्प को इकट्ठा कर लीजिए, वापस कंडेंसेशन से संघनित कर जल प्राप्त कर लीजिए। इसे कहते हैं आसवन विधि। नाम याद रखना है बस, बाकी प्रक्रिया तो आपको सारी पता है। हाँ, प्रक्रियाओं में तो महारत हासिल है, आप अभिमन्यु से कम नहीं है कहीं। चक्रव्यूह में न केवल जाएंगे, वहां से बाहर भी आएंगे। ये कलयुग है, कलयुग। क्योंकि इस बार आप भी मामा शकुनी की तरह, और बाकी सारे के सारे जो दांव पेच आते हैं वो कलयुग के हर इंसान को आते हैं। तो डिस्टिलेशन मेथड कहलाता है जब भी कभी वाटर को आप बॉईल करते हैं, उसकी वेपर्स को इकट्ठा करते हैं, कंडेंसेशन के माध्यम से पुनः अगेन वाटर रिसीव करते हैं, वाटर ऑब्टेन करते हैं, जो सॉफ्ट वाटर होता है। इसकी जो भी परमानेंट हार्डनेस है वो उबालने के दौरान बाहर चली जाती है। तो ये बेसिक मेथड्स हैं। एक परम्यूटेड मेथड लास्ट में और लिखेंगे, इनके बारे में लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां, मेथड्स टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड्स टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लिख लीजिए। हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन है कि भाई बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक या हिंदू मुस्लिम जो भी गए हैं आप। पहला लिख लीजिए, जल में, जल में मैं ऐसा कोई हिंदुओं का वर्चस्व नहीं यहाँ मतलब बता रहा हूँ, हर कम्युनिटी के अपने फायदे नुकसान है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी हैं वो कम्युनिटीज, इसलिए अच्छी हैं कि आप सिस्टम में अगर आप देखेंगे
रात को जितना जल्दी आप खाना खा लेंगे, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा रहता है। इसलिए विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा पेट की बीमारी से मतलब खान पान को लेकर जी, डाइजेशन संबंधी, पाचन संबंधी बीमारियां होती हैं। आप पता नहीं इसमें भी कुछ और समझ लेंगे, मैं कहना कुछ और चाहूँगा, आप कुछ और समझ लेंगे। तो लिखिए, जल में सोडियम कार्बोनेट, जड़ में जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसे उबालने से जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसे उबालने से स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। उबालने से स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर can be removed by adding sodium carbonate. Permanent hardness of water can be removed by adding sodium carbonate to it and then by boiling it दूसरा लिखिए क्लार्क विधि। अरे भाई रे, क्या हो गया? दूसरा क्लार्क विधि। जल में बुझे हुए चूने जल में बुझे हुए चूने को मिलाने से अस्थायी कठोरता की अशुद्धियां अवक्षेपित हो जाती हैं। बुझे हुए चूने को मिलाने से, सॉरी, स्थायी कठोरता की, बुझे हुए चूने को मिलाने से स्थायी कठोरता की अशुद्धियां अवक्षेपित हो जाती हैं। When we add slaked lime or calcium hydroxide, when we add slaked lime or calcium hydroxide to the water, the impurities of permanent hardness gets precipitated. The impurities of permanent hardness gets precipitated. इस जल को छानकर हम मृदु जल प्राप्त करते हैं। कंटिन्यू इसी लाइन में आगे लिखिएगा, इस जल को छानकर हम मृदु जल प्राप्त करते हैं। We obtain soft water by filtering this water with precipitated impurities. We obtain soft water by filtering this water with precipitated impurities. तीसरा लिख लीजिए, आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। कठोर जल को उबालकर उसकी वाष्प को एकत्रित किया जाता है। उसकी वाष्प को एकत्रित किया जाता है तथा इस वाष्प को पुनः संघनित कर
संघनित कर, पुनः की आवश्यकता नहीं, इस वाष्प को संघनित कर मृदु जल प्राप्त किया जाता है। इस वाष्प को संघनित कर मृदु जल प्राप्त किया जाता है। हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, हार्ड वाटर इज बॉइल्ड and we collect the vapors produced, and we collect the vapors produced. Then these vapors are condensed, then these vapors are condensed to obtain the soft water, to obtain the soft water. अगला एक लिख लीजिए, चौथा मेथड। नाम याद रखिएगा बस आप, सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। Na2Al2Si2O8, दो हैं, सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकन, ये तीनों Na Al और Si, ये तो दो हैं, और ऑक्सीजन आखिरी में 8 है। Na2Al2Si2O8 इसका फॉर्मूला है, पर आप नाम याद रखिएगा जब भी कभी आप पानी में, इसको परम्यूटेट कहते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट का एक नाम परम्यूटेट भी है ना। तो जब भी कभी परम्यूटेट को आप जल में मिलाते हैं, इसको आप पानी में मिलाते हैं, और उस पानी को हम ये देखते हैं कि उस पानी में धीरे धीरे सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं, जो हार्डनेस की इम्प्योरिटीज़ है, परमानेंट हार्डनेस की, वो साइड में हो जाते हैं, और उस पानी से हम मृदु जल कालांतर में प्राप्त करते हैं। तो इसलिए परम्यूटेड विधि का उपयोग भी कठोर जल से मृदु जल प्राप्त करने में किया जाता है, या जल की जो स्थायी कठोरता है उसे दूर करने में परम्यूटेड विधि का उपयोग करते हैं। और इस परम्यूटेड विधि में हम यूज़ करते हैं सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थो सिलिकेट को। अगर आप फॉर्मूला चाहें तो Na2Al2Si2O8। आवश्यकता नहीं है फॉर्मूले की, आप नाम याद रख लीजिएगा। चौथा लिख लीजिए, परम्यूटेटिव विधि। इसका उपयोग, इसका उपयोग कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। इसका उपयोग कठोर जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। दिस मैथड इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। इस विधि में, इस विधि में सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट को जल में मिलाते हैं। इस विधि में सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट को जल में मिलाते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, परम्यूटेट है ये। सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट को परम्यूटेट कहते हैं। इन दिस मैथड सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट इज एडेड टू द वाटर। सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट इज एडेड टू द वाटर। और आखिरी काल्गन विधि, तो कैल्गन है ये।
फॉर्मूला मैं साथ में कहता हूँ, याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो कतई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछेगा कोई आपसे, आप नाम याद रख लीजिएगा, नाम को 2-4 बार बोलेंगे याद रह जाएगा। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसे काल्गन भी कहते हैं, इसलिए इस विधि का नाम कैल्गन विधि है। जिस प्रकार सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट परम्यूटेट कहलाता है, उसी प्रकार सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का जो प्रचलित नाम है, कॉमन नेम है, वो है कैल्गन। इसको हम पानी में मिलाते हैं, इस विधि को इसलिए कैल्गन विधि कहते हैं। दोनों प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने में काम आती है। और ये हमें पता है कि दोनों प्रकार की कठोरता कह सकते हैं हम। ये हमें पता है कि अगर स्थाई या परमानेंट हार्डनेस दूर हो रही है तो टेम्पररी तो आराम से हो ही हो जाएगी, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो लास्ट जो है स्थाई कठोरता को दूर करने का जो प्रयास है या जो विधि है वो लिख लीजिए, कैल्गन विधि। नाम याद रखना है आपको बस, बाकी तो ठीक है। इसका उपयोग, कैल्गन विधि, कैल्गन्स प्रोसेस, कैल्गन्स मेथड, इस विधि का उपयोग दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव both types of hardness. This method is used to remove both types of hardness, with temporary and permanent, with temporary and permanent. इसमें इसमें जल में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसमें जल में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कैल्गन, इसको कैल्गन कहते हैं पूरे नाम को। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ब्रैकेट में कैल्गन मिलाया जाता है। उसमें जल में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट मिलाया जाता है। इन दिस मेथड सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ब्रैकेट में लिखिएगा कैल्गन इज एडेड टू द वाटर, इज एडेड टू द वाटर। तो ये कुछ तरह का जो है वो प्रोसीजर्स हम अपनाते हैं। हमारे पास दो तरह का पानी, एक सॉफ्ट एक हार्ड। सॉफ्ट को हटा दीजिए, हार्ड दो प्रकार का हार्ड हो सकता है, जिसमें एक अस्थाई हो, टेम्पररी हो, और एक परमानेंट हो। टेम्पररी है तो हम बॉईल कर लेंगे या उसमें लाइम जोड़ देंगे। अगर हमारे पास स्थाई कठोरता है तो उसको दूर करने के हमने कुछ मेथड पढ़े हैं। पहला सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा डिस्टिलेशन मेथड, चौथा परम्यूटेट, और लास्ट लिखिए, जहाँ आप सवाल लिख रहे थे वहाँ क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला 2 नंबर का सवाल, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर? जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर? नेक्स्ट लिखिए, मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर बताइए। ये भी 2 नंबर का, मृदु जल एवं कठोर जल में अंतर बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। नेक्स्ट, जल की कठोरता को दूर करने के लिए विभिन्न विधियों, जल की कठोरता को दूर करने के लिए
विभिन्न विधियों का विवरण कीजिए। Describe the various methods. Describe the various methods being used to remove the hardness of water. Being used to remove the hardness of। हाँ जी, हाँ, 5 नंबर में लिखना है। नेक्स्ट सवाल। जल की विशेषताएं लिखिए 2 नंबर में। जल की विशेषताएं लिखिए। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। जल की विशेषताएं लिखिए। चलिए और आगे फिर और लिखते रहेंगे। जब भी कभी हम चाहें कि हमारा जल जो है क्वालिटी वाला है कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर उनमें से कुछ बेसिक जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए वो ये हैं। सबसे पहला है घुलित ऑक्सीजन। DO इज डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। किसी भी जल को यदि गुणवत्तापूर्ण होना है, यदि उसको क्वालिटी का वाटर होना है, तो उसमें ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। अगर उसमें ऑक्सीजन की क्वालिटी अच्छी है तो वह जल भी अच्छा है। अगर उसमें ऑक्सीजन की क्वालिटी कमज़ोर है तो वह जल अच्छा नहीं है। तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो सिमिलरली जितनी उस जल में ऑक्सीजन कुल घुली हुई है वो सारी की सारी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है। जितना ज़्यादा होती जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा है। एक लिमिट तक ही जाती है, उसके बाद बढ़ती भी नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग और रासायनिक ऑक्सीजन मांग दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। जब भी यदि मैं कहूँ कि आप किसी भी जल में जैविक पदार्थ जितने भी हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितनी ऑक्सीजन की चाहत कर रहे हैं, जितना ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कहलाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, तो जो भी जैविक पदार्थ हैं, जो भी जैविक जीव हैं, वो जितनी अपना अपघटन करने के लिए, अपना डिकम्पोजिशन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहते हैं, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। वहीं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, वह मात्रा है ऑक्सीजन की जो उस पूरे के पूरे जल में पूरा रासायनिक अपघटन करने के लिए, केमिकल डिकम्पोजिशन या मैं कहूँ केमिकल ऑक्सीडेशन करने के लिए जितनी आवश्यकता होगी। बायोलॉजिकल वाले तो सारे के सारे यहाँ होते ही होते हैं, उसके अलावा कुछ और मटेरियल भी यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए हमेशा COD BOD से ज़्यादा होता है। वैसे भी बेसिक सी बात है कि जो आपको ऑफ़र मिलता है वो ऑफ़र कार्ड पे मिलता है हमेशा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी, कार्ड ऑन डिलीवरी या आप जो है वो सॉरी कार्ड नहीं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं कि आप डिलीवर जब प्रोडक्ट करने आओगे तब हम आपको वहीं कैश दे देंगे, वो हमेशा महंगा पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कार्ड पेमेंट। अगर आप पहले पेमेंट करते हैं तो कई बार कार्ड पे ऑफर रहते हैं, HDFC पे 5%, ICICI 5%, एक्सिस 5%, वो कैश पर कभी भी आपको नहीं मिलेगा, है ना। कैश और केस में बहुत डिफरेंस होता है। कुछ लोग केस कहते रहते हैं, वो केस तो केस होते हैं, दैट इज कैश। तो वो कैश ऑन डिलीवरी जो है वो बहुत डिफरेंट पार्ट है। ये कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर आप याद रख सकते हो कि ये हमेशा ज़्यादा होता है किससे, BOD से। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा ज़्यादा होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से, क्योंकि उसमें वो जैविक पदार्थ तो सारे के सारे आ ही रहे हैं, उसके अलावा भी केमिकल ऑक्सीडेशन बाकी पार्ट का भी होता ही होता है। TDS जो है ये सबसे बेसिक फॉर्मेट है। आम आदमी, मैं कहूँ अगर डेली लाइफ में हम देखें तो हम इनमें से किसी को नहीं देखते, हम सिर्फ इसको देखते हैं। WHO जो डेटा जारी करता है या BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो डेटा जारी करता है, जैसे आप अभी फ्लोरीन का जिक्र कर रहे थे, आप अगर देखेंगे किसी भी एरिया के वाटर को ड्रिंकिंग वाटर तब कहा जाएगा अगर उसमें TDS की एक फिक्स मात्रा है। वैसे तो TDS की मात्रा कुछ एरियाज में 1000, 1200, 1400, 1500 तक, 2000 तक भी आती है। टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स, कुल घुलित ठोस उस जल में कितने हैं उसकी मात्रा हम पर लीटर में पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से जो है वो नापते हैं। मिलीग्राम पर लीटर कह लीजिए या पार्ट्स पर मिलियन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। मिलीग्राम पर लीटर में नाप लो या PPM में नाप लो, इस हिसाब से TDS को मापा जाता है।
और यूं तो टीडीएस जो है वो सही नहीं है। अगर आप 500 तक भी हैं तो बहुत ठीक है, 700 तक भी ठीक है, 1000 तक भी ठीक ठाक है। यूं अलग अलग तरह का जो है वेरी गुड, गुड, फेयर, एवरेज करके अलग अलग जो है इंस्टीट्यूशंस अलग अलग लिस्ट जारी करते हैं। पर आप जहां पानी अभी पी रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में इंश्योर किया जाता है, क्योंकि यहाँ दूसरे महीने जब फिल्टर चेंज होता है तो एक बार उसका वाटर सैंपल टेस्ट भी करवा लेते हैं सर। तो वो जो टेस्ट है, अगर आप ये सांगानेर का पानी देखोगे, अगर आप ये सीतापुरा का पानी देखोगे, तो वहाँ टीडीएस बहुत ज़्यादा है। ये हमारी बॉडी में, वैसे तो टीडीएस का सारा भाग नुकसानदायक नहीं होता, पर अगर एज ए होल ओवरऑल बात करें तो हमारे लिए नुकसानदायक। उसमें कुछ मिनरल हमारे काम के हो सकते हैं, पर ओवरऑल हमारे लिए टीडीएस बहुत नुकसानदायक है। तो जैसे जैसे टीडीएस की मात्रा बढ़ती है जल की गुणवत्ता गिरती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसे जैसे बढ़ता है वाटर की क्वालिटी गिरती है। इसलिए गिरती है कि अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब उस पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, उस पानी में बैक्टीरिया ज़्यादा है। उस पानी में बैक्टीरिया ज़्यादा होने के कारण ही वो ज़्यादा ऑक्सीजन चाह रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन माँग रहा है। ये तो ओवरऑल ऑक्सीजन है, जितना हो अच्छी बात है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर वाटर सैंपल में या उस जल के मात्रा में बायोलॉजिकल पदार्थ ज़्यादा हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो भी जल की गुणवत्ता गिरेगी, क्योंकि वहाँ भी ऑक्सीडेशन उन सारे कंपोनेंट्स का होना है। रासायनिक अपघटन या रासायनिक ऑक्सीडेशन होना है, बायोलॉजिकल वाले भी और नॉन बायोलॉजिकल भी। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पदार्थों का ऑक्सीडेशन होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो होती है सीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। टीडीएस जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। एक लिमिट के बाद तो हम इसको नॉन ड्रिंकिंग वाटर कैटेगरी में डाल देते हैं टीडीएस को। पीएच मान आपने पढ़ा है कि इसका बढ़ना भी और इसका घटना भी दोनों हमारे लिए नुकसानदायक हैं। क्योंकि हमने लिखा था, आपको याद हो तो, जब हम अम्ल लिख रहे थे तब भी कि इसमें संक्षारण प्रवृत्ति होती है, बेस में भी हमने लिखा था इसमें भी संक्षारण प्रवृत्ति होती है। तो दोनों कोरोसिव एसिड पिएंगे तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, और हम बेस पिएंगे तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। एसिड कपड़ों पर जाएगा तो भी कपड़े खराब कर देगा, बेस कपड़ों पर जाएगा तो भी खराब कर देगा। तो हमारे लिए तो उदासीन जल ही। वैसे तो अगर आप देखेंगे हम कहूँ कि एब्सोल्युटली ये जो है वो डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर हो, ऐसा तो कभी नहीं होता प्रैक्टिकली। बट फिर भी हम जो वाटर यूज कर रहे हैं वो बाई एंड लार्ज न्यूट्रल ही होता है, ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। तो पीएच मान जो है उसका घटना और बढ़ना भी जल की गुणवत्ता को गिराते हैं। तो ये गुलित ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जितना हो, ये हमेशा गुणवत्ता को इम्प्रूव करेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैविक ऑक्सीजन मांग जितना बढ़ेगा जल की गुणवत्ता उतनी कमजोर होगी। सीओडी जितना बढ़ेगा जल की गुणवत्ता उतनी ही कम होगी। टीडीएस के बढ़ने के साथ जल की गुणवत्ता कम होती है। पीएच का बढ़ना और घटना दोनों ही उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो लिख लीजिए जल की गुणवत्ता के सूचक। ये बहुत बेसिक्स हैं, चीज़ें हैं जो आपने कहीं ना कहीं पहले भी सुने होंगी। पहला लिख लीजिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। तब में बस दो दो लाइन छोड़ दो और सारे एक साथ लिख दो। बीओडी और सीओडी में तीन तीन छोड़ देना। इस साइड में हिंदी लिख देता हूँ।
जैविक ऑक्सीजन मांग यानी वो जीव जो मांग रहे हैं ऑक्सीजन, तो जितना ज़्यादा मांगेंगे ऑक्सीजन उसका मतलब उतने ज़्यादा जीव ज़्यादा है, ज़्यादा जीव होंगे तो अपने काम का वो जल नहीं रहेगा। सिमिलर चीज नेक्स्ट डेफिनेशन है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी वे रसायन जो मांग रहे हैं ऑक्सीजन, तो जितना ज़्यादा केमिकल्स होंगे उतना हमारे वो काम का नहीं होगा। कुल गुलित ठोस, तो ये जितना ज़्यादा उतना जल की गुणवत्ता कम। मैं आपको खुद को लिखना है, मैं वापस एक बार सब उठा लीजिए गर्दन ऊपर बोर्ड पे देख के, मेरे चेहरे पे नहीं देखना है, बोर्ड पे देखना है। पहला जो है डिजोल्व ऑक्सीजन, इसकी मात्रा बढ़ने पर जल की गुणवत्ता बढ़ती है। पहले में जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी जल की गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरे में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है जो उस पानी में कुल जीवों द्वारा ऑक्सीजन चाही गई है। तो जितना ऑक्सीजन वो कुल जीव चाहेंगे वो सारे के सारे, नहीं आएगी फोटो। हाँ क्या हो रहा है, दुबई जा रहे हो? हाँ दुबई जा रहे हैं, इसमें क्या, हम भी जा रहे हैं दुबई, इसमें क्या। हम नहीं जा रहे जी, जाने वाले जा रहे हैं, मैं जाके क्या करूँगा दुबई। डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो टोटल उस पर्टिकुलर वाटर में, उस जल में कुल घुलित जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व ऑक्सीजन कहलाता है। उस जल में जीवों द्वारा जो इतनी ऑक्सीजन की मांग की गई है वह जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाता है। या फिर मैं कहूँ उन जीवों के अपघटन के लिए, उनके डिकम्पोजिशन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो जैविक ऑक्सीजन मांग। उस जल में रसायनों के अपघटन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, या रसायनों के ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो रासायनिक ऑक्सीजन मांग। सीओडी बीओडी से हमेशा ज़्यादा होता है, बी के बाद ही आता है जी सी, वैसे भी सी बड़ा ही होगा हमेशा, तो सी ज़्यादा बड़ा है बी से, सीओडी इससे। कुल घुलित ठोस, जल में कुल ठोसों की जो घुली हुई मात्रा है उसे कुल घुलित ठोस कहते हैं। जितना अधिक होंगे वाटर की क्वालिटी उतनी कमज़ोर होगी। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, इनके बढ़ने पर जल की गुणवत्ता कम होती है। और पीएच तो आपको पता ही है कि पीएच के बढ़ने और घटने दोनों पर गुणवत्ता प्रभावित होती है। लिख लीजिए, लिख लेंगे ये तो आप खुद ही, हाँ लिखो। लिखना, आपको लिखना है भाई। मेरा इंतजार क्या करो, लिखना आपको खुद ने, आपने तो कहा था लिख लेंगे। तो पहला लिख लो, जल में कुल घुलित ठोस, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की कुल मात्रा, जल में ऑक्सीजन की घुली हुई कुल मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन सॉलिड, पहले में। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की कुल मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। दूसरे में लिख लो,
जल में उपस्थित जैविक पदार्थों, जल में उपस्थित जैविक पदार्थों के अपघटन या ऑक्सीकरण के लिए, के अपघटन या ऑक्सीकरण के लिए मांग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, अपघटन या ऑक्सीकरण के लिए मांग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। तीसरा, ये तो आपने लिखना था ना भाई, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ बीओडी में, मैं बोल देता हूँ पहले से ही, सारा लिख लो आप, कोई बात नहीं। पहला डीओ कह रहा है डिजोल्व ऑक्सीजन है टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जल में घुली हुई कुल ऑक्सीजन की मात्रा, पहला। दूसरा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में, जैविक ऑक्सीजन मांग में, जल में उपस्थित जैविक पदार्थों के अपघटन या ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर, डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर, इसकी मात्रा बढ़ने के साथ जल की गुणवत्ता कम होती है। बीओडी में लिख रहे हैं, बीओडी में, इसकी मात्रा बढ़ने के साथ जल की गुणवत्ता कम होती है। If the value of BOD increases, the quality of water degrades. If the value of BOD increases, quality of water degrades. तीसरा लिख लीजिए COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल में उपस्थित सभी रासायनिक पदार्थों, जल में उपस्थित सभी रासायनिक पदार्थों के अपघटन या ऑक्सीकरण, के अपघटन या ऑक्सीकरण के लिए मांग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीकरण के लिए मांग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन, फॉर द डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन of all the chemicals in the water, of all the chemicals in the water। हाँ जी, हाँ वो बता देंगे, भी टेबल लिखवा देंगे आपको WHO वाली। इसकी मात्रा बढ़ने के साथ जल की गुणवत्ता कम होती है, इसकी मात्रा बढ़ने के साथ जल की गुणवत्ता कम होती है। The quality of water, the quality of water degrades if the amount of COD increases, the quality of water degrades if the amount of COD increases। इसका मान BOD से अधिक होता है, इसका मान BOD से अधिक होता है। The value of COD is greater than value of BOD, the value of COD is greater than the value of BOD। अगला लिख लीजिए, कुल घुलित ठोस में, TDS में, जल में घुले हुए कुल ठोसों की मात्रा, जल में घुले हुए कुल ठोसों की मात्रा,
The total amount of solids dissolved in water. Total amount of solids dissolved in water. इसकी मात्रा बढ़ने के साथ या इसकी मात्रा बढ़ने पर, टूटा तो नहीं है कुछ, इसकी मात्रा बढ़ने के साथ या बढ़ने पर, सॉरी, इसकी मात्रा बढ़ने पर जल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी मात्रा बढ़ने पर जल की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। The increasing amount of TDS, the increasing amount of TDS hampers the quality of water, hampers the quality of water. डिग्रेड्स भी लिख सकते हैं आप, 2-3 बार डिग्रेड डिग्रेड लिख रहे थे इसलिए चेंज कर दिया शब्द, हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। और आखिरी लिख लीजिए पीएच। पीएच का मान बढ़ने या घटने पर जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पीएच का मान बढ़ने या घटने पर जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीएच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पीएच आपको भी जस्ट बताया था, मैंने इस साइड लिखा भी था कि या तो आप लिख लो मिलीग्राम पर लीटर या आप लिख लो पार्ट्स पर मिलियन। तो यदि मिलीग्राम पर लीटर का मान 300 से कम है, यदि ये 300 से कम है तो जल की गुणवत्ता है बेहतरीन, एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वही वही बस। अगर 500 तक है तो गुड, अच्छा है, यहाँ भी है तो ठीक है, यहाँ है तो कमज़ोर है, और अगर 1200 से ज़्यादा हो गई तो अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं पियेंगे। ऐसा WHO कहता ज़रूर है पर हम 1500 तक पी लेते हैं ना। अगर आप देखेंगे राजस्थान के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ TDS तकरीबन आपको 1400-1500 मिलता है। हमारा शरीर फौलाद का बना है, ऐसा हमें सिखाया गया है। हमारा अंदर का ढांचा भी पता नहीं जोन से भी स्टील से बना है, स्टेनलेस तो नहीं, और भी कोई पावरफुल होगा शायद। पर ये टेबल आप याद रख लीजिएगा, मीन्स में काम आ सकती है कि WHO के अनुसार TDS की ये मात्रा जो है वो स्वीकार्य है। यदि TDS का मान इस हिसाब से है मिलीग्राम पर लीटर या पार्ट्स पर मिलियन, 300 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो वो बेहतरीन है, 300 मिलीग्राम पर लीटर से 500 मिलीग्राम पर लीटर तक है तो अच्छा है, 500 मिलीग्राम पर लीटर से 900 मिलीग्राम पर लीटर है तो फेयर है, ठीक है, 900 से 1200 यहाँ तक तो हमने कोई दिक्कत ही नहीं देखते हम, 1200 तक तो इसका पूर हो रहा अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 300 से कम वाला पानी मिलता नहीं है वैसे आजकल। ये वो ज़माना था जब गंगा और यमुना का पानी नीला दिखाई दिया करता था, तब ये 300 वाली कड़ियाँ चलती थी, अब तो पानी दिख जाए वही बड़ी बात। जो लोग कुछ कहते हैं कि भाई वो कीचड़ में बदल चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, डेड रिवर है यमुना, मैंने तो देखा नहीं है, जो लोग गए हैं वो ऐसा बताते हैं। बाप में से भी कोई गया होगा, कभी देखा होगा किसी ने। अमृत रिवर का उसको टाइटल मिल चुका है यमुना को। अब आखिरी बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, तो कल की क्लास में थोड़ा रिवीजन करेंगे, कुछ और फैक्ट बचे हुए हैं केमिस्ट्री के, कुछ 10-15-20 तो फैक्ट लिखवा देंगे, और आखिरी में वाटर के प्यूरिफिकेशन मेथड लिखवा के कल आपको फ्री कर देंगे केमिस्ट्री से। चलिए ठीक है, थैंक यू।